नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, दिनांक तो जो है 27 लिखी हुई है पीछे, लेकिन आज एक्चुअल में 28। और कल हमने लगभग साढ़े 7 महीने के बाद में हमारी जो कंटिन्यूटी है ब्रेक हो गई थी। कोड नहीं कर पाए थे क्लास, तो आज कल की क्लास और आज की क्लास अपन साथ में ही करने वाले हैं, यानी कि आज ही। सबसे पहले आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आपके मन में नया अटूट संकल्प अपने लेके आए। आप अपने लक्ष्य और ज्यादा समर्पित भाव से आगे बढ़े, ऐसी मनोकामना करते हैं। चलिए आज का डिस्कशन अपन बिना समय गंवाए कर लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है, एक नीति आयोग की न्यूज आई है और न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये न्यूज ऐसा बोल रही है कि लगभग देश में 15 से 29 साल की आयु वर्ग के, यानी कि आपकी एज ग्रुप वाले बच्चे 8.7 करोड़, यानी कि 8 करोड़ 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई नौकरी है, पहली बात, ना किसी प्रकार की वो पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी बात, और ना ही किसी प्रकार का स्किल है उनकी। यानी कि वो टोटली वेले बैठे हुए हैं, टोटली सुपर बेरोजगारी की कंडीशन में है। देखिए अपन पढ़ लेते हैं विस्तार से। नीति आयोग आपको पता है हमारा एक थिंक टैंक है। ओके। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जिसका प्रमुख काम है नीतियां बनाने में सरकार की मदद करना, यानी कि सरकार को इस तरह का डेटा अवेलेबल कराना जिससे सरकार बेहतर नीतियां बना सके। दूसरी बात, राज्य और केंद्र आपस में मिलकर किस तरह अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम कर सके, ये उसका दूसरा उद्देश्य है ना। ये बात आप सारे लोग समझते हैं। तो उन्होंने एक जो रिपोर्ट है निकाली है, उसका नाम है री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047। यानी कि कौशल को लेके, कौशल विकास को लेके 2047 का हमारा जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको लेके किस तरह हमें सोचा जाना चाहिए, डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है। और इस रिपोर्ट में सबसे बड़े हर्डल के बारे में बात करी, वो है ये 8.7 करोड़ जो युवा है उनके पास ना तो स्टडी है, ना नौकरी है, और ना ही किसी प्रकार का स्किल है, प्रशिक्षण है। वो टोटली आउट ऑफ द ट्रैक है, बर्डन है पूरी की पूरी इकोनॉमी पे, पूरे के पूरे कंट्री पे। हालांकि के पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही युवा जिम्मेदार है, पूरी सिस्टम है, पूरी सोसाइटी, ठीक है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा स्किल का जो एक एरिना है, वो सारी चीजें उसके पीछे क्या है, जिम्मेदार है। 2021 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 15 से 29 साल के एज वर्ग भी आपको याद रखना है, यानी कि आयु वर्ग क्या है, 15 से 29 साल। कौन से बच्चे? जिन्होंने हाल ही में स्कूलिंग खत्म करी है और लगभग 29 साल, यानी कि वो एक बेरोजगारी वाला जो फेज है, बेसिकली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे। लेकिन ये तो स्टडी भी नहीं कर रहे, यानी कि उस वाले डोमेन से भी बाहर है, टोटली भी कैटेगरी में ये लोग जो है फॉल नहीं करते हैं। यानी कि ना शिक्षा है, ना रोजगार है, और ना ही किसी तरह का स्किल है। अब जो सिफारिश की है उन्होंने उन्होंने बोला है कि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ये जो 8.7 करोड़ जो युवा है को रोजगार देने की जरूरत है, इनको स्किल देने की जो है जरूरत है। ये सिफारिश भी इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने की है, और नीति आयोग ने यह भी बोला है कि आपको ये करना ही होगा अगर आप चाहते हो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, है ना। तो ये बात भी आपके समझ में आ जानी। आगे चलते हैं। देखिए, हम रक्षा जो तकनीक है हमारी उसके बारे में लगातार हम बात करते हैं, आप सब इस बात से वाकिफ है। हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, कुछ दिन पहले हमने स्वार्म ड्रोन के बारे में भी बात की। स्वार्म ड्रोन क्या होता है? स्वार्म ड्रोन यानी कि इस प्रकार के झुंड में ड्रोन का आक्रमण होना को बोला जाता है स्वार्म, यानी कि झुंड में बहुत सारे जो यूएवी है इनको ड्रोन बोला जाता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल। इनका जो अटैक होता है इसको बोला जाता है, यानी कि एक झुंड में ये लोग अटैक करते हैं। आपको ये भी पता है अभी जो ईरान और यूएसए के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें भी ड्रोन्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इससे पहले जो लड़ाई ऑलरेडी पिछले 3.5 साल से चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वहां पे भी ड्रोन का बहुतायत में यूज हुआ है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले फ्यूचर की सबसे बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी, बात में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसको लेके भारत सरकार
कि जो सरकारी उत्पादन विभाग है जैसे कि डीआरडीओ हो गया और तमाम, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। के साथ में भारत सरकार ने सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी, यानी कि निजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनको भी बोला है कि भाई आप भी डिफेंस के मामले में मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे वो ड्रोन बनाना हो, चाहे वो मिसाइल्स बनाना हो, सारी चीजों में। मिसाइल्स के बारे में भी एक न्यूज है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड आप सबको पता है। अब नया क्या हुआ है देखिए, एंड्योर एयर एक निजी कंपनी है, क्या है, प्राइवेट कंपनी है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, ये क्या है, सरकारी कंपनी है। इन्होंने मिलकर वाहक 6 नाम का एक मल्टी ड्रोन मदरशिप प्रणाली विकसित की। क्या नाम है, वाहक 6। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 10 आउट ऑफ 10 है। क्या नाम है, वाहक 6। अब आप क्या समझ रहे हैं, वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, यानी कि एक ड्रोन हो गया, दूसरी चीज वाहक हो गया, यानी कि उसको ले जाने वाला। और हमने स्वाम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, यानी कि एक से ज्यादा ड्रोन को ले जाने वाला। अब देखिए, अगर हमने एक ड्रोन उड़ाना है तो सिंगल ड्रोन होगा, तो अलग से उड़ाना है, दो होंगे। एक चीज इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जैसे कि मान लीजिए हेप्टर हो। हेप्टर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ड्रोन एक साथ इंस्टॉल हो और जरूरत के हिसाब से इनको छोड़ा जा सके। ये काम रहेगा वाहक 6 का, जिसको बोला जाता है मदरशिप प्रणाली। मदर क्या करती है, कैरी करती है हम सबको, ठीक है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करती है। उसी तरह ये जो वाहक 6 है, मल्टी ड्रोन को, यानी कि एक से ज्यादा ड्रोन को कैरी करता है और फिर जरूरत के हिसाब से टारगेट पे लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये पहली बात तो ये होगी। आगे, माइक्रो ड्रोन अलग की तैनाती करती है, यानी कि जो ड्रोन का नाम है वो क्या है, अलग। अलग को ले जाने वाली इसकी मदर वारशिप का नाम क्या है, वाहक 6, ये हमने बात कर ही ली। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, 4000 मीटर, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये फ्लाई कर सकते हैं। टारगेट की निगरानी कर सकते हैं, टारगेट को लॉक करके उस पर अटैक भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए जब भी आप हथियारों के बारे में पढ़ेंगे तो हथियार इटसेल्फ कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, हथियार यानी कि हथियार सिर्फ ले जाने वाला कैरिंग माध्यम है। जैसे आपने मिसाइल भी बोली, चाहे कितनी बड़ी मिसाइल हो, वो सिर्फ जाएगी वहां पे, गिरेगी और एक गड्ढा बना देगी, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट क्या, उस मिसाइल में, उस जाने वाले हथियार में लगा हुआ पेलोड, ठीक है, जिसमें बारूद बेसिकली लगा होता है, चाहे वो बॉम्ब के फॉर्म में हो, चाहे वो रॉकेट के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंपल किसी भी फॉर्म में हो, बट जो वार होता है बेसिकली, जो लगा हुआ बारूद होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उसी के हिसाब से इंपैक्ट आता है। तो टोटल ये जो हमारा अलग ड्रोन है, ये कितना, 20 किलो तक पेलोड जो है ले जा सकता है, यानी कि वो भार, वो एम्यूनिशन, वो बारूद कैरी कर सकता है अपने साथ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, को भी अपने को ध्यान में रखना है। एग्जाम के हिसाब से चार बातें इंपॉर्टेंट हो गई। पहली बात, जो ले जाने वाला मदरशिप है उसका नाम है वाहक 6, जो ड्रोन अंदर जाएगा उसका नाम है अलग। साथ में कितने, 6 ड्रोन को, यानी कि जो वाहक 6 है वो 6 अलग को अपने साथ एक साथ ले जा सकता है। दूसरी बात होगी। तीसरी, कि 20 केजी तक पेलोड ले जा सकता है। और एक छोटी सी बात और, कि जीपीएस की भी कोई जरूरत नहीं है। मान लो जीपीएस लगा रखा है अलग के अंदर, और अलग को हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है या पाकिस्तान का जो रडार है उसने लो कर लिया, जीपीएस को जाम कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अलग को जहां भेजा गया है वहां नहीं पहुंचे। अलग को जीपीएस की कोई जरूरत नहीं, अलग फिर भी जाके वहां पे जो जगह फिक्स की गई है, पहले टारगेट सेट किया गया, वहां पे जाके अपना काम कर देगा। तो ये और एक अच्छी बात अलग और वाहक 6 के बारे में है। आगे बात करते हैं इसमें कि क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, ये सर्च भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं। सर्च का क्या मतलब है, टारगेट को सर्च करना, ठीक है। डिटेक्ट का मतलब कि फिक्स करना कि हाँ ये टारगेट मिल गया, और उसके बाद उस पर अटैक करना, यानी कि तीनों तरह के काम इस अलग के माध्यम से किए जा सकते हैं, ठीक है। तैनात, डिस्ट्रो, ये सारी नॉर्मल बातें हैं। अलग में भी दो कैटेगरी है। अलग एस का मतलब है निगरानी, ये लक्ष्य को खोजता है, सटीक जगह उसकी पता करता है, सटीक उसके जीपीएस कोड पता करता है। उसके बाद काम आता है अलग के का, यानी कि सूचना मिलते ही अलग के जो है वहां पे जाके अटैक कर देता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने समझ ली। एक और इंपॉर्टेंट बात, कि किसने डेवलप किया है ये भी अपने को याद रखना है। एंडियो एंड्योर एयर जो कंपनी है उसने, बीईएल जो भारत की सरकारी कंपनी है, दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया है। तो ये न्यूज भी आपको अच्छे से
याद हो जाने चाहिए। आगे देखिए, अब तक जो मिसाइल्स वगैरह है, बेसिकली उनको हमारी सरकारी यानी कि डीआरडीओ या फिर डीआरडीओ या भारत सरकार से जुड़ी हुई जो कंपनी है उनके द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता था। लेकिन आपको पता है हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस के मामले में भी निजी सेक्टर को जो है अब जगह दी है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को ये बोला आप आइए और आप बेहतर काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप भी काम कीजिए। मिसाइल एक ऐसा एरिया था जहां पे अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी मिसाइल नहीं बना रही थी, लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ को बोला है कि भाई आप जो इनिशियल टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी मिसाइलें थी, इनको बनाने की जो जरूरी तकनीक है, वो जरूरी तकनीक आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी है, कल को देखिए सरकारी तंत्र की अपनी सीमा है उत्पादन करने की। कल को पाकिस्तान के साथ में या चीन के साथ में अगर हमारी लड़ाई होती है, तो ये जरूरी हो जाता है कि समय पे मिसाइल्स का प्रोडक्शन हो, ताकि हमें जरूरत के वक्त अच्छे से मिसाइल्स क्या हो, मिल सके, है ना? तो डीआरडीओ को ये अनुमति मिल गई है। पहली चीज तो ये अपने को ध्यान रखनी है, लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि जितनी टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेट सेक्टर के पास अवेलेबल है वो सारी दे देंगे, नो। बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए प्राइवेट जो पार्टी है वो अपने जो है व्यापारिक हितों के लिए, अपने लाभ के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है। कल को ऐसा हो किसी गली के बदमाश गुंडे को, किसी माफिया गैंगस्टर को अगर मिसाइल बेच दे, ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लग जाए, तो फिर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना? हिसाब से जो इनिशियल लेवल की टेक्नोलॉजी है वो इनको ट्रांसफर करने की बात रक्षा मंत्रालय ने बोली है, इसको डीआरडीओ को। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आगे छोटे उद्योगों को इससे लाभ होगा। तो इनिशियल एक अपने माइंड सेट, इसका आपका बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हाँ, धीरे धीरे हर सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, एक्सपेंशन किया जा रहा है, ताकि हमारे इंडिया का जो टैलेंट है को भी जगह मिले, और हमारी जो डिफेंस और बाकी रिक्वायरमेंट है, जो आत्मनिर्भरता का हमारा लक्ष्य है, जो 2047 में इस भारत बनाने का जो लक्ष्य है, ये सारी चीजें अपने टारगेट के हिसाब से अलाइन होके चल सके। ठीक है, तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी होगी। आगे चलते हैं। देखिए पंचगौरव हम लगातार डिस्कस कर रहे थे, और आप में से कितने लोग रिवाइज कर रहे हैं आई डोंट नो, हमारा मिलना फिजिकली हो नहीं पा रहा है, ठीक है, आमने सामने। और दूसरी बात ये कि कल मैं हूँ अवेलेबल, लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग शायद कल छुट्टी रहेगी, ठीक है, बट रिवाइज करते रहिए, है ना? पंचगौरव हम पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लगातार रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा उस तरह से नहीं मिलेगा। दोसा देखिए, बेसिकली जो है जयपुर से अलग होके एक अलग जिला बना कब? 10 अप्रैल 1991 में। बहुत एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। आभानेरी, भंडारेज महल, गोटेलाव, पंचदेव, पंच महादेव जैसी जो स्थापत्य है वो यहाँ के फेमस है, और सबसे ज्यादा फेमस है मेहंदीपुर बालाजी। और जब पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो कौन है? मेहंदीपुर बालाजी ही के पर्यटन स्थल है। कहाँ के? दौसा के। अगली बात, वनस्पति ढाक, जिसको प्लास भी बोला जाता है, ये यहाँ की मुख्य वनस्पति है, जो कि पंचगौरव का कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। जब एक जिला एक उपज की बात की जाती है तो सौंफ का नाम आता है, और नीचे उत्पाद की बात की जाती है तो सिकंदरा एक जगह है जहाँ पे पत्थरों से बनाने का और पत्थर की कारीगरी का अच्छा काम है, तो वो यहाँ के उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है जिसको बढ़ावा दिया जाएगा। आगे जब गेम की बात करते हैं तो फुटबॉल, और इसको बोला जाता है मिनी कोलकाता, यानी कि फुटबॉल का क्रेज जो दौसा में है वो काफी अच्छा है। आगे देखिए जीआई टैग, हमने पहले पूरी क्लास में सारे जीआई टैग डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया, और अभी हाल ही में जो है जोधपुरी मोजरी को नया जीआई टैग मिला है, थोड़ा और दोबारा न्यूज में था, तो मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको रिवाइज करा दूं जल्दी से। तो आप देखिए 24वां जो है जुलाई 2026 में जोधपुरी मोजरी को दिया गया, जो कि राजस्थान का 24वां है। पहली बात क्लियर हो गई। इससे पहले जस्ट पहले नागौरी अश्वगंधा, ये भी हमने हमारे डिस्कशन में डिस्कस किया था जब इसको डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले जो है उस्ता कला, उस्ता कला बीकानेर की, आपको पता है ऊंट की जो खाल होती है उस पे जो कारीगरी, सोने की महीन कारीगरी की जाती है, उसको उस्ता कला बोला जाता है, जो कि संबंधित है बीकानेर से। पिछुई कला राजसमंद की है नाथद्वारा की, ये भी आपको पता है। और उसके बाद जयपुर की सांगानेरी प्रिंट, पोखरन जो पोल्ट्री है, प्रिंट है, पोट्री, पोखरन पोट्री जो है जैसलमेर से संबंधित है। थेवा कला हमने पढ़ी थी, प्रतापगढ़ से संबंधित है, ये भी सोने पे नक्काशी का कार्य किया जाता है। सोजत मेहंदी जो है पाली से संबंधित है, ठीक है। कोटा डोरिया जो है कोटा से संबंधित है। मकराना का मार्बल जो है नागौर से संबंधित है। ब्लू पोट्री और बगरू प्रिंट, ये दोनों की दोनों जो है जयपुर से संबंधित है, और बीकानेरी भुजिया आपको पता है बीकानेर से।
तो ये जो है महत्वपूर्ण जीआई टैग थे हमारे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको पूरे के पूरे 24 जीआई टैग याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको वाकई सीरियस हो आप और आपको एग्जाम क्रैक करना है, देर इज नो अदर वे, हमें याद करना ही पड़ेगा, हमें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एक बार से देखिए, किसी भी हम में से कोई जीनियस, हर आदमी हर हर इंडिविजुअल की मेमोरी की अपनी कैपेसिटी हो सकता है। किसी को एक बार पढ़ने से 40% याद रहता हो, किसी को 20% याद रहता हो, किसी को 20% याद रहता हो। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। 20 वाला 5 बार पढ़ेगा तो 100% हो जाएगा, 40 वाला 2.5 बार पढ़ेगा तो 100% हो जाएगा, 60 वाले को भी एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो रिविजन इज द की। ठीक है, रिवाइज करते रहिए, और आज जो आप थोड़ा सा पेन लेके, थोड़ा खुद को तकलीफ देके, थोड़ा पसीना अगर बहा लोगे ना, यकीन मानिए मंजिल उतनी ही ज्यादा आपसे नजदीक आती जाए। दोस्तों, जो लोग सीरियस होते हैं अपनी प्रिपरेशन को, वो अधिकतर लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, ऐसा कोई नहीं होता। लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं फेल होने के, बट एक्चुअल में जिसने मेहनत करी हो, मेहनत से डायरेक्शन में होनी। देखिए, करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी मैंने एक और चीज ऐड की है कि जब करंट अफेयर्स जिस दिन के कम होंगे, तो स्टैटिक का भी कुछ ना कुछ पोर्शन अपन डालते रहेंगे इसमें, ताकि अल्टीमेटली आपको जो फायदा मिले। 18 से 20% जो आपका सिलेबस है करंट का, वो तो ये कवर करता ही है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि 5 से 10% जो स्टैटिक का भी जो कोर सिलेबस है, जो बहुत एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम साथ के साथ हल्का फुल्का जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो ये ओवरऑल इसके पीछे पर्पज है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, राइट? आगे चलते हैं। देखिए, उसी जो हमने बात करी उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ स्पेशल राजस्थान के मेले और उत्सव है जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर लगभग एग्जाम्स में जाते हैं। ठीक है, राजस्थान क्योंकि सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, पर्यटन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की व्यवस्था के हिसाब से भी और तमाम चीज़ों के हिसाब से भी। तो ये जो महत्वपूर्ण हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो तीर्थ स्थल, जो मेले त्योहार है, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गणगौर उत्सव। गणगौर का नाम लेते हैं आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए जयपुर, बहुत फेमस है जयपुर की गणगौर। और थोड़ा सा हल्का सा देख लेंगे कब होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। चैत्र जो हमारा होता है कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये जो है मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे मेवाड़ उत्सव। मेवाड़ जो है आपको पता, उदयपुर वाला जो एरिया है उसको मेवाड़ जो है बोला जाता है। तो उदयपुर में मेवाड़ जो उत्सव है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया से पंचमी, चैत्र शुक्ल तृतीया से पंचमी तक, यानी कि ये चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म होता है और ये शुरू हो जाता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। क्या ध्यान में रखना है कि तीज महोत्सव जो जयपुर का जैसे ही खत्म होता है तृतीया को, तृतीया से पंचमी तक उसी चैत्र शुक्ल को क्या शुरू हो जाता है? उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव शुरू हो जाता है। तो हल्का सा आपको रिकनेक्ट करने में, याद करने में सहूलियत इससे रहने वाली है। महावीर जी का मेला आपको पता है फेमस है, करौली का। ठीक है, और यहाँ पे चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से यानी कि 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा यानी कि वैशाख कृष्ण एकम है, वहां तक ये जो है फेमस महावीर जी का मेला पड़ता है। करौली मोस्ट इंपोर्टेंट, और हल्का सा आप इसको भी देख लेंगे। धुलंडी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है, कब? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। ग्रीष्म उत्सव आपको याद होना चाहिए, माउंट आबू। क्योंकि ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जहाँ पे थोड़ा ठंडा रहेगा। बाकी राजस्थान तो इतना चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है कि उत्सव या उत्सव मनाने का कुछ सूझेगा भी नहीं आदमी को, इतनी गर्मी पड़ती है ना। बट यहाँ पे कंपेरेटिवली जो है माउंट आबू में ठंडा रहता है। उसी हिसाब से तीज जो है जयपुर की फेमस है, और कजली तीज बूंदी की मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कजली तीज कहाँ की? बूंदी की। और जब सिंपल तीज की बात आए तो आपको जयपुर का ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्रावण शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को तो कौन सी? जयपुर वाली जो सिंपल तीज है वो मनाई जाती है। और भादवा की कृष्ण तृतीया से जन्माष्टमी तक बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है। इनकी डेट्स भी, ये जो मंथ है हमारे हिंदू कैलेंडर के, ये भी आपको याद रखना है। और जगह तो ऑब्वियस सी बात है, आपको याद रखनी है और रखनी होगी, है ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मारवाड़ उत्सव जो है बेसिकली जोधपुर में। अब याद कीजिए, मेवाड़ कहाँ पे पड़ा था हमने? उदयपुर में। और कब? जस्ट जैसे ही जयपुर वाला उत्सव खत्म होता है, उस जस्ट बाद में तृतीया से ही शुरू हो जाता है। आप दोबारा देख लेंगे। मारवाड़ जोधपुर में। पुष्कर ऊंट महोत्सव। अब आपको लगता होगा यार पूर्णिमा रहती है पुष्कर मेले को ध्यान में रखे, बट पूर्णिमा को तो मुख्य मेले का समापन हो जाता है। स्नान जो है वो पूर्णिमा वाला महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही शुरू हो जाता है। यानी कि अष्टमी से पूनम तक कहाँ पे? पुष्कर में पशु मेला शुरू हो जाता, तो ये ध्यान में रखना। चंद्रभागा मेला आपको याद होना चाहिए, झालरापाटन का बहुत फेमस है। झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से माघ कृष्ण प्रतिपदा तक इसको मनाया जाता है। आगे बात करेंगे कोलायत मेला, तो ये भी बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को, और कार्तिक पूर्णिमा को ही कौन सा पुष्कर मेला जो है उसका मुख्य स्नान, महास्नान, बड़ा स्नान जो है इसी दिन होता है, यानी दोनों एक साथ होते हैं। नागौर पशु मेला डूंगरपुर में, बेणेश्वर मेला नागौर पशु मेला तो नागौर में, सॉरी, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। मरु महोत्सव कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। कहाँ पे होता है? मरु महोत्सव कहाँ पे होता है? जैसलमेर में। जबकि मारवाड़ उत्सव कहाँ पे होता है? जोधपुर में। दशहरा उत्सव, दशहरा आपको पता है कोटा का फेमस है, कोटा में। कांठल महोत्सव प्रतापगढ़ में। माही महोत्सव बांसवाड़ा में। कांठल, प्रतापगढ़, माही, बांसवाड़ा में। माही, बांसवाड़ा में। और उसके बाद आभानेरी महोत्सव, आपको पता है आभानेरी जो बावड़ी है कहाँ पे? दौसा की फेमस है। और किराड़ू मंदिर बाड़मेर में कौन सा होता है? मलानी महोत्सव। मलानी आपको पता है बाड़मेर के स्पेसिफिक सेक्टर को मलानी बोला जाता है, जहाँ पे कौन हुए? भगवान मल्लीनाथ जी वहां पे हुए हैं, वो भी आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ये ऐसा हाई यील्ड एरिया जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज आप करंट के बहाने से, करंट के साथ में इसी पैकेज में याद कर लीजिए, ताकि जो आपका कवरेज 20% है इसको अपन कोशिश करके आप और हम मिलके मेहनत करके 30% किया जा सके। और राजस्थान के एग्जामिनेशन में जिस तरह की कट ऑफ रह रही है, यकीन मानिए मेरा, अगर आप रिवाइज करते हैं, आप लगातार पढ़ते हैं, जहां लोग 40% नंबर लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 30-32% नंबर सिर्फ मात्र इस आधे घंटे की क्लास से ला सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस क्लास में, हमारी मेहनत में। लेकिन कब होगा? जब आप रिवाइज करेंगे, ठीक है? बिकॉज एट द एंड हम सब जानते हैं हमारे माइंड की कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। और चलिए, थोड़ी देर बाद आज की दूसरी क्लास भी अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना? बुरा लगा कल, लास्टली करना भी था, करना था क्लास रिकॉर्ड, बट नहीं हो पाई। बट कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, हमारा कमिटमेंट ब्रेक नहीं हुआ, है ना? तो यही आपके लिए भी, अगर एक आध दिन पढ़ाई कभी छूट जाए तो अगले दिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ दोबारा उसको ओवरकम करने का आप ट्राई करें, ठीक है? चलिए मिलते